हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो सी फाउंडेशन का सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर। उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। तो सी पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो सब कुछ पढ़ चुके हैं और उनको एग्जाम्स के लिए बस एक तरीके से ओवरव्यू करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स, ये दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये कीवर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा, सिर्फ स्टडी मैट में से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो क्यों ना हम इसको कवर करें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं पहले। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या कहता है, व्हाट इज़ बिजनेस ऑल अबाउट। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, आप भी करते जाइए, क्या पता वहीं से एक नंबर का फंस जाए। ठीक है, तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें भी पैसे का लेन देन होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसको मैनेज करना पड़ता है तो तब वो बिजनेस कहलाता है। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया पहली लाइन में। और इसमें क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये होता है क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडेड। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट डाल रहे हैं, और हम जो बेच रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, तो हमारे पास जितनी कैपिटल थी, हमने जितना पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, हमने प्रॉफिट के ज़रिए उसमें और ज़्यादा एक वेल्थ ऐड करी है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड किया। हमने एक्स्ट्रा ही जितना हमने इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा हमने कमाया। ठीक है, तो टोटल हमारा पास वेल्थ और ज़्यादा हो गया। तो इसके बिजनेस के दो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। बिजनेस में जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो स्मार्टफोन्स। इनपुट में क्या क्या लगेगा, ठीक है, एक तो लगती है लेबर, ठीक है, मटेरियल जैसे प्लास्टिक। आज बिजनेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये आईफोन है, ठीक है, ये कंपनी एप्पल बनाती है। अब आईफोन का जो ये आउटर फ्रेम होता है ना, ये वाला, ये होता है मेटल का, और ये आगे और पीछे जो लगा रहता है वो होता है आपका ग्लास का। तो उसमें मटेरियल लगा, एक तो एल्यूमिनियम का लगा जो साइड में फ्रेम्स होते हैं, और इसमें ग्लास लगा। इसको बनाने के लिए आपको मैन चाहिए होंगे, ठीक है, इनको बनाने के लिए आपको मशीन्स चाहिए होंगी और इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आउटपुट क्या निकला, हम जब खरीदने आएंगे तो हमें ये थोड़ी बोला जाएगा कि आप हमसे मैन ले जाओ, ठीक है, आप हमसे मशीन ले जाओ और खुद जाके बना लो। ऐसा तो करेंगे नहीं हम लोग। तो हम क्या जाके खरीदते हैं, डायरेक्ट आईफोन ही जाके खरीदते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना आउटपुट। ठीक है, जो हमें क्या मिला लास्ट में आके, आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब लोग समझते हैं कि आउटपुट सिर्फ गुड्स ही हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। अब जैसे कोई क्लाइंट मेरे पास आया, ठीक है, कि सर आप मेरी ITR भर दो। अब मैं ITR भरूंगा और मैंने उसको उसका ITR भरा, तो एक तरीके से वो सर्विस है, एक तरीके से क्या वही सर्विस है। तो जब मैंने उसको सर्विस दी, वो भी एक तरीके का आउटपुट है। और मेरा इसमें इनपुट क्या लगेगा, मैन, ठीक है, मैं मैन हूँ, सीधी बात है। ठीक है, ये लेबर है, मैंने अपनी उसको एफर्ट्स किए अपने उसको रिटर्न बनने में। ठीक है, मशीन, मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है, और एप्लीकेशन के थ्रू मैंने उसको मैनेज किया। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उससे ITR भर दी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये अपना आउटपुट हो गया। तो गुड्स एंड सर्विस एक तरीके से ये आउटपुट होती है, और इनपुट में क्या क्या लगता है, मैन, मटेरियल, मशीन्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गया इसमें डिस्कशन, इतनी जरूरत नहीं थी। खैर, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क करिएगा कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ओकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड, जिसका मतलब घर की चीज़ें। ठीक है, और इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इसको बोला जाता था, वॉज लिखा है, याद रखना। ठीक है, अब एक बुक आई थी जो लिखी थी एडम स्मिथ ने, ये मार्क करो, इन्होंने क्या बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इतना बड़ा नाम है, तो इसको शॉर्ट में बोला गया द वेल्थ ऑफ नेशंस।
ये इनकी बुक आई थी एडम स्मिथ की, और इनको क्या कंसिडर किया जाता है इनकी बुक को, द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल फैक्ट्स पे पढ़ते हैं हम क्या है। इकोनॉमिक्स के ना दो फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं, एक तो ये है कि हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, और दूसरा ये है कि हम सारी अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर एक वर्ड मार्क करिए, यहाँ पर है नैरो फोकस। आपको आगे बताऊंगा कि नैरो फोकस क्यों आता है। ये इकोनॉमिक्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने पहले बिजनेस देख लिया, अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस, यहाँ एक्चुअली हम यहाँ पर आ चुके हैं, मैं आपको दिखा दूँ, हम यहाँ पर आ चुके हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी तक हमने बिजनेस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब हम दोनों मिला के पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कहता है, बिजनेस का जो एक कंसेप्ट है ना, बिजनेस ये कितना सर्वाइव करता है, कितने कितने टाइम तक चलता है, और ये कितना सक्सेसफुल होता है, ये डिपेंड करता है जो बिजनेस कर रहे हैं उनको चलाने वालों के साउंड डिसीजंस पे। साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है इसमें, साउंड का मतलब होता है क्लियर कंसाइज। ठीक है, अब चाहे तो लिख दें चाहे तो समझ लें। साउंड का मतलब होता है, जैसे हम आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, अनसाउंड माइंड साउंड माइंड, उसी साउंड की बात कर रही है। साउंड मतलब बिल्कुल क्रिस्प क्लियर और बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किए हुए डिसीजंस, उन डिसीजंस पे बेस्ड रहता है कि अपना जो बिजनेस होगा वो उसका सर्वाइवल कैसे रहता है, सक्सेस कैसे रहता है। अब जो हमारा डिसीजन मेकिंग है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव विच विल प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग डिजायर्ड एंड। अब होता क्या है कि हमारे पास नीड्स बहुत सारी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हम जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उसमें हम सारी नीड्स पूरी नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, अब जैसे कि यह एग्जांपल ले लिया जाए, मैं पढ़ा ही देता हूँ आपको। ये वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या कहता है कि मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है कि उन 100 नहीं 1000 रुपये दिया। अब आपके पास 4 ऑप्शन है कि 1000 रुपये का आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 कहता है कि आप बच्चों को पार्टी दे दो, ठीक है, और सारा मनी उन पर उड़ा दो। दूसरा कहता है कि आप एक ड्रेस ले लो। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि आप मूवी देखो, अपने रेस्टोरेंट में खाना खा लो। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि आप बुक खरीद लो और बाकी पैसे बचा लो। पैसे तो आपके पास 1000 ही हैं, अब खर्च इससे ज़्यादा थोड़ी कर सकते हो। अब 1000 में बस यही 4 चीज़ें हो सकती हैं, आप सारी चारों चीज़ें तो नहीं कर सकते। यहाँ पर कंसेप्ट आता है चॉइस का, यहाँ पे कंसेप्ट आता है चॉइस का। अब चॉइस आपको ये करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा बेस्ट लगेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, जैसे कि मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई मैं एक बुक खरीद लूँ और बाकी पैसे सेव कर लूँ, आगे चल के पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, मेरे ये वाला मैं ऑप्शन चूज नहीं कर पाया दोस्तों को पार्टी देने का। खाते पीते रहते हैं, क्या पार्टी दूँ उनको, ठीक है ना, हर समय पार्टी मांगते रहते हैं, बहुत पार्टी हो गई। अब अपने काम की बात करेंगे। अब यू कैन गो फॉर अ मूवी एंड ईट रेस्टोरेंट, नहीं यार मूवी भी घर पे देख ही लेते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड करके, ठीक है, और रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता नहीं क्योंकि मेरे को घर का खाना ज़्यादा पसंद है। अब बच्चे ही लास्ट ऑप्शन, भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, बुक खरीदूँगा और बाकी पैसे मैं अपने सेव कर लूँगा एज अ पॉकेट मनी। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन। अब इसमें चॉइस वाली बात आ गई, यही ये कह रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है देखो, डिसीजन मेकिंग, ये पढ़ना, डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। इसी ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, लेकिन उनमें से हम जो सबसे बेस्ट, जो सबसे एप्रोप्रिएट होगी वही चूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने चूज़ किया कि बुक खरीदूंगा और बाकी पैसे सेव कर लूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ चॉइस, ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं इसी चॉइस के बारे में, तो क्वेश्चन ऑफ चॉइस। अब ये कहता है कि जो मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है उसको हम चूज़ कर लेंगे और जो लेस एफिशिएंट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था।
बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं, हम इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बिजनेस को मैनेज करना है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐड हो जाते हैं। एक इकोनॉमिक्स होती है, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐड हो जाते हैं। इसमें हम बिजनेस को, इकोनॉमी को मैनेज करना भी सीखते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के क्या क्या है? एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है? ये एक बहुत ही छोटे लेवल पे स्टडी होती है, जिसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, ठीक है, और बहुत छोटी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, कंज्यूमर फर्म्स के बारे में, या छोटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल मैं गांव और शहर की बात कर लूँ। आप शहर की सड़कों पे BMW चला सकते हैं, BMW की सेडान चल सकती है। सेडान गाड़ी क्या होती है? ये होती है जिसमें पीछे डिग्गी होती है। ये मैंने कार बनाई है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है। ये सेडान कार हो गई। इनकी क्या होता है, ग्राउंड लेवल थोड़ी कम होती है, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड क्लियरेंस इनकी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर मैं इसको गांव की कच्ची सड़कों पे चलाऊंगा, खेतों में चलाऊंगा, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि हमें खेतों से आना पड़ता है, तो वहाँ पर ये गाड़ी बोल जाएगी, ये नहीं चल पाएगी भाई साहब। तो हम क्या करते हैं, गांव वाले ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, जो जहाँ पर खेत वगैरह ज़्यादा होते हैं, कच्ची सड़कें, वहाँ पर लोग बोलेरो ज़्यादा यूज़ करते हैं, महिंद्रा की। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की सड़कों के लिए, वहाँ के रास्तों के लिए बोलेरो ज़्यादा एप्ट है। BMW शहरों के लिए ज़्यादा एप्ट है, इसकी सेडान्स, ठीक है। आती इसकी भी ऑफ रोडर है, लेकिन मैं ऑफ रोडर में वहाँ नहीं चलाऊँगा शहर में, मैं यहाँ चलाऊँ प्रेफर करूँगा शहर में सेडान, और बोलेरो यूज़ करूँगा मैं अपने कच्चे सड़कों पे। और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस बारे में बात करते हैं? देखो ये सब ना इंक्लूजन है, इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स एक तरीके से, ये प्रोडक्ट की प्राइस हम स्टडी करते हैं, कंज्यूमर का छोटे लेवल पे कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग, मतलब इनमें चॉइसेस आ जाती हैं कि पर्सन की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, वो होती है फैक्टर प्राइसिंग एक तरीके से। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल के इसके पास जो कम कमाता है या ज़्यादा कमाता है, या कोई कैसे रह रहा है, कोई AC में रह रहा है, कूलर में रह रहा है, बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंसेस होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसमें बिहेवियर ऑफ फर्म्स आ जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़े बड़े लेवल का होता है, ठीक है। ये स्टडी करता है ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना को। ये इकोनॉमी एज अ होल पढ़ता है, जैसे कि पूरे नेशनल लेवल पे या कॉन्टिनेंट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, बड़े लेवल पे स्टडी होती है ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना। वर्ड्स देखना, बहुत यही डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो में, कि आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है। वो छोटे लेवल पे स्टडी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सी इंडिविजुअल यूनिट्स की, और ये है ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना के बारे में बात करता है। इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स क्या हम कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, जैसे इंडिया की बात कर लो, हमारा देश है भारत, इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, टोटल कंजम्पशन की बात करता है, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम कॉलोनी में तो बात नहीं करेंगे ना, कि हमारी कॉलोनी कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, बगल वाली कॉलोनी, हम जो हमारी पड़ोसी कॉलोनी है वो कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उसके बारे में बात नहीं करते। हम बड़े लेवल पर बात करते हैं हमारा पूरे देश का, पूरा जो हमारा भारत है, बात करते हैं इसमें पूरे भारत की, पूरे भारत की बात करते हैं कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना रहा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। आप लिख लो पूरे एग्जाम्पल, एक कंट्री, इसमें आप लिख सकते हो कि कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल, हर चीज़ जिसमें नेशनल आती है। तो ये एक मैक्रो चीज़ हो गई, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई लोन की रेट्स क्या चल रही है, तो हम जनरल प्राइस बोलते हैं भाई लोन की रेट चल रही है 8%, ठीक है। जनरल प्राइस पेट्रोल की क्या चल रही है, 95-96 के आसपास चलती है। गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, 10,000 रुपये पर ग्राम, ठीक है। ये जनरल प्राइस हो गई। बड़े लेवल पे बात करते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ ट्रेड,
ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं कि हमने यूएस को कितना एक्सपोर्ट किया, उससे कितना इंपोर्ट किया, चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया और चाइना से कितना इंपोर्ट किया, ये बड़े लेवल की बात है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है कि हमने किसको कितना पैसा दिया। ठीक है, हम ट्रेड करते हैं बांग्लादेश से, हम ट्रेड करते हैं मॉरिशस से, तो हम ये देखते हैं कि हमने उनसे कितना ट्रेड किया, कितना पेमेंट लेना देना बाकी रह गया है। ओके, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। अब हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये वाला पॉइंट। अभी इस समय वॉर चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, ठीक है, दोनों आई से शुरू होते हैं। अभी इनकी लोकेशन है ना, ये मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में मतलब एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच जिनका जंक्शन है ना, वहाँ पर ये कंट्रीज फॉल करते हैं और वहाँ पे चल रही है इस समय वॉर, वहाँ पर इस समय चल रही है वॉर। अब वॉर चल रही है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो तेल बेचती हैं, वो तेल प्रोड्यूस करती हैं। अब वहाँ पर जब जंग शुरू हो गई है तो ये कंट्रीज़ अपना तेल का व्यापार नहीं कर सकती ज़्यादा अच्छी तरीके से जैसे पहले चल रहा था। तो उन लोगों ने ना अपना ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया। इस समय अमेरिका आगे आ गया है कि तुम यहाँ से ऑयल मत, सब पूरी दुनिया से कह रहा है कि तुम मिडिल ईस्ट से अब तेल मत खरीदो, तुम मुझसे तेल खरीदो, और मुझसे तेल खरीदोगे तो तुम्हें डॉलर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉलर की करेंसी है तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब इंडिया क्या करता था, इंडिया ईरान से बाय करता था तेल तो रुपीज़ देता था। अब इंडिया अगर देगा तो डॉलर पे करने पड़ेंगे उसको। अब अगर इंडिया अगर यूएसए से तेल लेता है तो उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इंडिया को डॉलर की जुगाड़ करनी पड़ेगी वर्ल्ड बैंक से या कहीं से, अपना ट्रेड कहीं ऐसे बढ़ाना पड़ेगा कि उसके पास डॉलर्स, इंडिया के पास डॉलर्स आ जाएँ। ठीक है, डॉलर आएगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा और इंडिया का प्राइस घट जाएगा। ठीक है, अब इस समय अराउंड चल रहा है 85.2 करीब चल रहा है इस समय जो रेट चल रहा है पर डॉलर रुपीज़ का। $1 में हमें पे करने पड़ते हैं 85.2 रुपीज़। तो ये हो गया एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो ओवरऑल लेवल, अब नेक्स्ट लेवल, द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट। हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये बड़े लेवल पर बात होती है ऑल ओवर इंडिया के। अभी ये कहता है कि फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ठीक है, बिजनेस बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से बेस्ड है, छोटे छोटे यूनिट्स की स्टडी की जाती है। लेकिन एक और चीज़ इसमें है एलिमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे कि जनरल प्राइस लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। ठीक है, ये बेस्ड है, याद रखना, ये बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और एलिमेंट्स है मैक्रो के। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और इनको अप्लाई भी करना है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, इनको अप्लाई भी करना होता है। तो ये अप्लाई करना भी एक आर्ट है एक तरीके की। ओके, सो यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है, आप लिख लो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आप लिख लो। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है, ये थ्योरी नहीं है। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, चलो थ्योरी थी, अब जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आएंगे हम अपने बिजनेस पे भी लगाएंगे, किसी चीज़ पे लगाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स काम करके तो प्रैक्टिकल एनालिसिस पे काम करती है। अब ये क्या कहता है, इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। डिसिप्लिन क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और सब्जेक्ट्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं उसमें, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स और इकोमेट्रिक्स, मैनेजमेंट थ्योरी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नॉर्मेटिव इन नेचर। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई नॉर्मेटिव इन नेचर क्या होता है। नॉर्मेटिव इन नेचर का, नॉर्मेटिव का मतलब होता है आपका कि जो डिस्क्राइब किया जाए या सजेस्ट। ठीक है, आप लिखो सजेस्ट।
लिख लिया। नॉर्मेटिव इन नेचर मतलब जो सजेस्टिव इन नेचर, आपको कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर ए खड़ा हुआ है, ठीक है, या मिस्टर ए बैठा हुआ है, या मिस्टर ए चलो वॉक पे गया है, ठीक है, ये हो गया एक स्टेटमेंट, ये फैक्ट है क्या जो बता रहा है कि हाँ मिस्टर ए इस समय वॉक कर रहे हैं। अब नॉर्मेटिव क्या होगा, मैं सजेस्ट क्या कर सकता हूँ मिस्टर ए के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ मिस्टर ए को अगर वॉक का फ़ायदा लेना है ना तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इतनी आराम आराम से वॉक करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि मिस्टर ए को अपनी स्पीड बढ़ानी है, मिस्टर ए को अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए वॉक करते टाइम। ये सजेस्टिव है, मतलब ये नॉर्मेटिव इन नेचर है। पॉजिटिव क्या होगा कि मिस्टर ए वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स आते हैं, मैंने आपको बताया पॉजिटिव और एक आया अपना नॉर्मेटिव। पॉजिटिव वही जो एक फैक्ट बताता है या स्टेटमेंट देता है, नॉर्मेटिव क्या है जो हमें सजेस्ट करता है कि हम क्या और कर सकते हैं। अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये क्या बात करता है, यहाँ पर पहुँच चुके हम लोग, अगर किसी को ध्यान नहीं हो अभी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है, इंटरनल इश्यूज। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज टू विच इकोनॉमिक थ्योरी कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड। हम इकोनॉमिक थ्योरी किन चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल इश्यूज़ पे और एक्सटर्नल इश्यूज़ पे। इंटरनल इश्यूज़ को और क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज़। एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, इंटरनल इश्यूज़ कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल इश्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये देखो, जैसे हमने ये पढ़ा, ये ठीक है, ये वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट ये भी यही कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। पहला पॉइंट कह रहा है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, हमें डिमांड एनालिसिस करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करना पड़ता है कि मार्केट कैसा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस कि हम क्या बनाएंगे, कितने का बनाएंगे, कितनी डिमांड है, ये सब हमें एनालाइज करना पड़ता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भाई हमने प्रोडक्ट बना के रख दिए, ठीक है, हमें कब इसमें अपग्रेड्स लाने हैं, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है मार्केट के हिसाब से, कब तक ये सेल हो जाना चाहिए, कब तक हमें इसको रखना चाहिए, ठीक है, कब तक डाटा इसको ले जाते हैं, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं कि हम इसको कितना प्राइस कर लें कि कस्टमर आके खरीदे, कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, उस प्राइस पे हम बेचेंगे। तो ये प्राइसिंग पॉलिसीज़ हो गई। रिसोर्स एलोकेशन, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम कहाँ का एलोकेट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस कि हमारे पास रिस्क क्या क्या है और क्या क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो अनसर्टेन हैं कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कुछ पता नहीं है, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। कि गवर्नमेंट जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो क्या अनसर्टेनिटी उस इवेंट की कि जो गवर्नमेंट आएगी ये हमारे लिए रिस्क क्रिएट करेगी। ठीक है, तो हमें इसकी भी स्टडी करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज। ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ पॉइंट जैसे कि फॉर एग्जांपल द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट एंड देयर रेगुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब हमारा ये बचा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो। मीनिंग में इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो बात करता है कि फ्रेम करना, कि ये स्टडी है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स से कहता है कि ये जो थ्योरी हमने यहाँ पढ़ी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। और इकोनॉमिक्स क्या है, ये फ्रेमिंग, ये स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। कैरेक्टर क्या कहता है, अब कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर क्या कहता है, इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज इकोनॉमिक्स। क्या है भाई, इस दोनों इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, इस पर ध्यान देना।
कहाँ गया, ये रहा, बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ये देखो डिफरेंस में यही कह रहा है कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर है। अब नेचर क्या कहता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों होता है इकोनॉमिक्स का, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या होता है, नॉर्मेटिव इन नेचर, जो अब ये ऊपर पढ़ाया था। स्कोप क्या है, इकोनॉमिक्स का वाइडर स्कोप है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है। अभी कंसंट्रेशन किस बारे में बात करता है, इट कंसंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम। ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करता है। और ये क्या कहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इट कंसंट्रेट्स ऑन बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मार्क हो गए। तो अब मिलते हैं अब अगले सेकंड यूनिट के लिए अगले वीडियो में।